हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इससे पहले वाले भाग में हमने √2 के लिए सिद्ध किया था कि वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना है कि जो भी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, यदि आप उनका रूट लेते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इस प्रश्न को भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे जिस प्रकार से हमने √2 को किया है। और ये इससे पहले वाले भाग में भी बताया गया है कि सभी क्वेश्चन जो हैं वो एक ही तरीके से आपके हल होंगे। तो इसके लिए आप इससे पहले वाला भाग एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आपके पूरे बेसिक से कंप्लीट किया हुआ है। आज हम इसको हल करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। बाकी अपरिमेय, परिमेय, इन सब के बारे में इससे पहले वाले भागों में बताया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बिना कोई समय बर्बाद किए। तो हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हल करते थे कि √3 जो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम सबसे पहले परिमेय संख्या मानते थे, और फिर यहाँ पर इसकी कंडीशन के अनुसार हम ये सिद्ध करते थे कि √3 जो है वो एक परिमेय नहीं होती है। तो इस कारण से √3 जो है वो स्वतः ही अपरिमेय सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आपको कंप्लीट किया हुआ मिल जाएगा, तो आप नोट वहाँ से कर लेना। यहाँ पर आप सिर्फ समझ लीजिए। यहाँ पर माना कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं, बल्कि सबसे पहले मान लिया कि √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो जब ये परिमेय संख्या है तब हमारे पास दो पूर्णांक a व b हैं, जहाँ b का जो मान है वो 0 नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, लैंग्वेज आपको बोली जा रही है, लिखी नहीं जा रही है। लिखा हुआ आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए नोट वहाँ से कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर √3 एक परिमेय संख्या हमने माना तथा दो पूर्णांक a और b हमने लिए, जहाँ b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तब √3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √3 बराबर a/b। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ a और b जो हैं वो सह अभाज्य संख्याएँ होती हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्या। अब आपको बताया गया है कि सह अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं कि जिनके गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है, यानी कॉमन नहीं होता है। जब संख्या a और b के गुणनखंड किए जाएंगे तो उनके अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन जो होगा वो 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि a और b के गुणनखंडों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होता है। यदि 1 के अलावा कोई और संख्या इसमें कॉमन आती है तो फिर हम ये कहेंगे कि √3 जो हमने माना है परिमेय है, वो परिमेय नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अब हम यहाँ पर यही सिद्ध करेंगे कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड भी हमारे को मिलता है, और वो आपस में क्या है, कॉमन है, जिससे स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि √3 परिमेय नहीं बल्कि कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। तो अब हम समीकरण 1 को हल करेंगे। सबको हल करने का तरीका यही था। यहाँ पर हमारे पास समीकरण नंबर 1, यहाँ पर लैंग्वेज लिख देंगे, a और b सह अभाज्य हैं। तब हम a को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √3b बराबर a। अब यहाँ पर दोनों साइड का हम क्या करेंगे, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर दोनों तरफ का, तो यहाँ पर हमारे पास √3 का करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, 3। b का करेंगे तो b², और बराबर में आ जाएगा हमारे पास में a²। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। यहाँ से अब आप थोड़ा सा समझिए, जो कि इससे पहले वाले भाग में बताया हुआ है कि b² के गुणा में कितना है, 3 है। तो जो गुणांक में होता है उसका भाग उसमें पूरा पूरा लगता है, अर्थात 3b² पूरे में 3 का भाग लगेगा। या मैं ये कहूँ कि 3b² जो है, यानी 3b² जो है वो कितने से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो जब लेफ्ट हैंड वाला मान 3 से विभाजित होगा तो राइट वाला मान बराबर है, इस कारण से a² भी कितने से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। और प्रमेय के अनुसार यदि किसी संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक से विभाजित होता है तो उस संख्या को भी वह पूर्णांक विभाजित करता है। यानी a² यदि 3 से विभाजित होगा तो a भी 3 से विभाजित होगा, ये प्रमेय के अनुसार। तो अब हमारे पास ध्यान दीजिए कि जो संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो वो संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 a को विभाजित करता है। तो यहाँ पर a का 3 जो है वो क्या है, एक गुणनखंड है। तो अब आपको ये बताया कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। गुणनखंड तो हो सकता है लेकिन a और b दोनों में वो गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो a के गुणनखंडों में 3 तो हमारे को मिल रहा है। अब यदि b के गुणनखंडों में भी 3 मिल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो संख्या √3 थी वो परिमेय नहीं बल्कि कैसी थी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम इस प्रकार से लिख सकते थे कि 3b² जो है वह 3 से विभाजित होता है, तब a² भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, और जब a² 3 से विभाजित होगा तो a जो है a भी 3 से विभाजित होगा। और जब a को 3 विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a का एक गुणनखंड क्या है, 3 है। a का एक गुणनखंड कौन सा है, 3 है। ये तो हो गया a के गुणनखंड के लिए। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिए कि जब a को 3 विभाजित करता है तब हमारे पास जो आंसर आएगा यानी जो पूर्णांक प्राप्त होगा वह पूर्णांक a और b के अलावा एक तीसरा पूर्णांक प्राप्त होगा। इस कारण से मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि a/3 जो है वो अब किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा, जहाँ c क्या है, कोई एक अन्य पूर्णांक है। यानी a में 3 का जब भाग देंगे तो वहाँ पर हमारे को a और b प्राप्त नहीं होगा बल्कि a और b के अलावा अन्य पूर्णांक प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारे पास इस समीकरण को हम हल करें तो हमारे पास में आ जाएगा a बराबर 3c। इसका भी यदि हम दोनों साइड से वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a² बराबर 9c²। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो a² का मान हमारे पास में है 3b², जबकि इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास में है a² बराबर 9c²। यानी a² का मान हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं या समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम दोनों मान बराबर कर सकते हैं। तब 3b² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9c² के बराबर। तो हल करते हैं हम इसके आगे का। तो आगे अब हमारे पास हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों का उपयोग करें तब हमारे पास में आ जाता है 9c² जो है वो 3b² के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हमारे पास 3 का डिवाइड हम 9 को करें तो हमारे पास में आ जाएगा 3c² बराबर b²। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया 4। तो बस यहीं से आपको इसको पकड़ना है। सेम समीकरण जो है ये 4 जो है वो समीकरण नंबर 2 की तरफ बन चुका है कि 3b² जो था वो किसके बराबर था, a² के। यहाँ से देखिए c² की गुणा में कितना है, 3 है। तो सेम वही तरीका 3c² जो है वो कितने से विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है। कितना प्राप्त होगा अपने को, c²। तो जब लेफ्ट वाला मान विभाजित हो सकता है तो इसका मतलब राइट वाला मान भी विभाजित होगा, यानी b² जो है वो भी कितने से विभाजित होगा, 3 से। जब संख्या का वर्ग विभाजित होगा तो इसका मतलब है सिंगल घात जो है वो भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि b को कौन विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। और जो विभाजित करता है वो क्या होता है, उस संख्या का गुणनखंड होता है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ से कुछ पकड़िए आप। यहाँ से हमारे पास b का एक गुणनखंड कितना मिल रहा है अपने को, 3, जबकि इससे पहले वाले भाग में हमने देखा कि a का भी एक गुणनखंड कौन सा था, 3 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का गुणनखंड भी 3 है और b का एक गुणनखंड भी कितना है, 3 है। तो यहाँ पर दोनों के गुणनखंडों में 3 कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 तो कॉमन होता ही होता है, बाकी इसके अलावा एक अन्य कॉमन फैक्टर और मिल गया हमारे को, और वो कौन सा मिल गया, 3 मिल गया। जबकि हमने शुरू में ये बताया कि परिमेय संख्या है तो इसका मतलब a और जो b हैं वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, और सह अभाज्य संख्याओं में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, सिर्फ होता है कौन सा, 1। तो यहाँ पर तो हमारे पास एक्स्ट्रा कौन सा मिल गया, 3 मिल गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्रारंभ में कथन है कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, वो कथन और अब जो कथन हमारे को प्राप्त हो रहा है जहाँ के अनुसार a और b दोनों में कॉमन फैक्टर प्राप्त हो रहा है, वो कथन आपस में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मतलब दोनों कथनों में एक तरह से विरोधाभास है। तो यहाँ पर जब दोनों कथनों में विरोधाभास है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरू में हमने कल्पना की थी कि √3 जो था वो किस प्रकार की संख्या थी, परिमेय संख्या थी। क्योंकि ये जो कॉमन फैक्टर प्राप्त हो रहा है वो हमने इसको परिमेय संख्या माना, तब अपने को ये कॉमन फैक्टर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 को परिमेय संख्या मानने से हमारे पास a और b के एक्स्ट्रा फैक्टर प्राप्त होते हैं, जिस कारण से अब हमारे पास जो कल्पना थी वो गलत थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो है वो परिमेय नहीं बल्कि √3 जो है वो किस प्रकार की संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका सारांश और सिद्ध करना। तो यह हो गया हमारे पास आज का क्वेश्चन कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, इसको आप सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये काम अभी अपन लिखे एक तरह से रफ कॉपी के अंदर आपको कंप्लीट किया हुआ मिल जाएगा। अब आप इसको देख के नोट कर सकते हैं और बिल्कुल सेम ये का ये आप कर लीजिए, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। देख लेते हैं इसका बिल्कुल विस्तार से किया हुआ पर्सन, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप उसका। जो समझाया वो यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इसको नोट करते जाइए कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तब दो पूर्णांक a और b के लिए जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब √3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। जहाँ a और b जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात a व b में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तब हम इस समीकरण को लिख सकते हैं √3b बराबर a, दोनों तरफ का हमने कर दिया वर्ग, तब हमारे पास 3b² बराबर हो गया a²। लैंग्वेज लिखी हुई है आपके पास में, अतः यहाँ से स्पष्ट होता है कि 3b² 3 से विभाजित होता है, तब a² भी 3 से विभाजित होगा तथा a भी 3 से विभाजित होता है, अर्थात a का 3 a क्या है, गुणनखंड है। तो जब a में 3 का भाग लगता है तो हमारे को एक नया पूर्णांक मिलेगा और वो कितना मान लिया हमने, c मान लिया। तब हमारे पास आ जाएगा a बराबर 3c, फिर दोनों का वर्ग कर दिया तो हमारे पास a² 9c हो गया। तब हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 6 का उपयोग हमने किया, तो यहाँ से 9c² जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 3b² के, क्योंकि यहाँ पर a² का मान है और यहाँ पर भी a² का मान है। अब दोनों को आप बराबर कर देते हैं तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन वो का वही मिल जाता है और फिर हमारे पास वही लैंग्वेज आ जाती है कि 3c² बराबर क्या होगा, b²। यहाँ से स्पष्ट है कि 3c² पूरा का पूरा किससे विभाजित होगा, 3 से। जब ये आपके 3 से विभाजित होगा तो b² भी 3 से विभाजित होगा। b² जब 3 से विभाजित होगा तो ये कन्फर्म है कि b भी 3 से विभाजित होगा, और जब b 3 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि b का एक गुणनखंड कौन सा है, 3 है, और 3 इसका मतलब b का भी गुणनखंड है, a का भी गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के गुणनखंडों में 3 कॉमन है, जबकि कंडीशन के अनुसार दोनों के गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 तो सभी में होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब चूंकि a व b में 1 के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त होता है, जो कि प्रारंभ में प्राप्त तथ्य है कि a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है का विरोधाभासी है, मतलब दोनों कथनों में एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः हमारी कल्पना की √3 एक परिमेय संख्या है गलत है, और अतः सिद्ध होता है कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि √3, √2, √5 ये जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, सिद्ध कीजिए। तो किसी एक को हल कर लीजिए, बाकी दूसरा अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। यदि आज का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आगे वाला भाग √5 एक अपरिमेय संख्या है वो आपको जल्दी ही मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।